नीति की शादी को 1 साल हो चुका है और आज वो पहली बार बिना किसी बात पर अपनी सास से लड़ जाती है। बहुत सहन कर लिया मैंने, अब मैं नई बहू नहीं हूँ जो आप सब मुझे ऑर्डर देते रहेंगे और मैं उन्हें पूरा करती रहूँगी। और मैं अकेले ही क्यों घर का काम करूँ? आपकी बेटी भी तो है, वो भी तो कर सकती है। अरे पर बहू तुझे हुआ क्या है? आज सुबह से तो तू अपने कमरे में थी, तेरे ससुर जी अभी अभी आए हैं, उनके लिए बस 2 रोटी ही तो सेकनी है। हाँ तो बोलो ना अपनी बेटी ममता से, वो भी तो बनाए अपने पिता के लिए रोटी, मैं ही क्यों बनाऊं? इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। नीति मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जानकी अपने पति के लिए खुद रोटियां बनाती है। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है, पर नीति अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। और रात में जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो नीति के ससुर पवन नीति से कहते हैं, दीदी बहू, दाल में नमक थोड़ा कम है, ज़रा रसोई घर से थोड़ा नमक तो ले आओ। अभी लाती हूँ। भाभी रसोई में जा रही हो तो एक प्याज भी काट लेना और नींबू भी ले आना, आज बहुत गर्मी है, और ठंडा पानी भी। एक बार में इतना सब कुछ नहीं ला सकती। अगर ठंडा पानी, नींबू, नमक, प्याज, मिर्ची सब कुछ चाहिए तो थोड़ा उठकर मेरे साथ किचन में चलो। तुम्हारी तरह मैं भी खाना खा रही हूँ, पर मैं भी बार बार खाने से उठकर किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आ रही हूँ ना। अरे भाभी, आप इतनी छोटी सी बात पर नाराज़ क्यों हो रही हैं? जबकि आज तो खाना भी मैंने और माँ ने बनाया है, और वैसे भी आप रसोई में जा रहे हैं इसलिए मैंने आपको लाने के लिए बोला था। और आप ये सब चीज़ एक साथ ट्रे में रख कर भी तो ला सकती हैं। अच्छा, एक दिन खाना बनाकर मुझ पर एहसान किया क्या? और हर रोज़ जब मैं खाना बनाती थी तब कुछ नहीं? और मुझे ऑर्डर देने से अच्छा है खुद को जो चीज़ खानी है उठ कर ले आओ। अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जाओ खुद लेकर आओ। अरे ममता बेटा, तू क्यों भाभी से मुंह लगाती है? भाभी तुझसे बड़ी है ना, और वो थक जाती है। वैसे भी घर की सारी जिम्मेदारी बहू के ऊपर तो है, जाकर थोड़ा सा काम खुद कर ले। मम्मी, आप हमेशा भाभी की साइड लेती हो। आप ही ने भाभी को सर पर चढ़ा रखा है शुरू से, तभी भाभी आज लड़ाकू हो गई हैं। भाभी लड़ाई करने का एक मौका नहीं छोड़ती। इतना बोलकर ममता किचन में अपना सामान लेने के लिए चली जाती है, पर नीति को ममता की ये बात बर्दाश्त नहीं होती और एक बार फिर से घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। देख रही है माँ जी अपनी बेटी की जुबान, मैं सर पर चढ़ी हूँ, और अगर मैं सर पर चढ़ी हूँ तो इसे क्या कहेंगे? इसकी उम्र हो गई है, शादी करा दो माँ जी। जब खुद घर संभालेगी ना तब पता चलेगा। माँ बाप के लाड ने बिल्कुल बिगाड़ के रखा है इस लड़की को। इतना बोलकर नीति भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब घर में आए दिन कलेश देखकर जानकी दुविधा में पड़ जाती है और एक दिन ममता को समझाते हुए कहती है, ममता बेटा, नीति तेरी भाभी है, वो तुझसे रिश्ते और उम्र में बड़ी है ना, इसलिए तुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर वो तुझे कुछ कहती है तो उसकी बातों को अनसुना कर दे। हमेशा घर में लड़ाई अच्छा नहीं होता बेटा। माँ, मैं तो भाभी की इज्जत करती हूँ, इसलिए कुछ नहीं कहती, पर भाभी हमेशा मुझसे या आपसे लड़ती हैं। अगर भाभी को कोई नहीं मिलता तो वो अपना सारा गुस्सा भैया पर ही निकाल देती हैं। आखिर हम कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे? अरे ममता बेटा, मैंने तुझे कहा ना कैसा नहीं कहते। अगर तेरी भाभी ने सुन लिया तो सोच उसे कितना बुरा लगेगा। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अब वो लड़ाकू है तो क्या कर सकते हैं, पर हम तो समझदार हैं ना। जानकी ममता को काफ़ी समझाती है। ममता भी अपनी माँ की बात समझ जाती है, पर नीति की हरकत ही ऐसी होती है कि आए दिन घर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई होती। ऐसे ही एक दिन ममता अपनी माँ के साथ शॉपिंग करके आती है। ये देखकर नीति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी ननद और सास से इस बात के लिए लड़ने लगती है। रोज़ शॉपिंग होती है इस घर में, मेरा पति कमाता है पर मुझे ही कुछ नहीं मिलता। आप सब तो शॉपिंग करेंगे ही ना, आखिर बेटा जो कमा कर दे रहा है, अपने पैसे होते तब थोड़ी ना इतने खर्चे करते। अरे बहू, अगले महीने तेरे चाचा की बेटी की शादी है ना, बस उसी के लिए शॉपिंग करने गए थे। तुझे भी तो बोला था, तू ही नहीं गई। पर देख, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। इतना बोलकर जानकी नीति को साड़ी दिखाती है, पर नीति को साड़ी पसंद नहीं आती और वो अपनी सास की साड़ी देखकर कहती है, अपने लिए बुढ़ापे में इतनी महंगी साड़ी और मेरे लिए ऐसी घटिया साड़ी, जबकि ये कपड़े मेरे पति के पैसे से आए हैं, फिर भी मेरे लिए ऐसी सस्ती साड़ी और खुद के लिए महंगी वाली। आखिर ऐसा फर्क क्यों माँ जी? अगर मेरी जगह ममता होती तो क्या आप ऐसी साड़ी लेकर आती? बहू, अगर तुझे अपनी साड़ी पसंद नहीं है तो फिर मेरी ही साड़ी ले ले।
वैसे सच कहूँ, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से महंगी है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई साड़ी। आप अपनी साड़ी अपने पास रखो। रात में जब अनमोल जी आएंगे मैं उनके साथ खुद शॉपिंग करने के लिए चली जाऊंगी। नीति हमेशा अपने ससुराल वालों से लड़ती, उनसे नाराज़ रहती। रात को जब अनमोल घर आता है तो नीति उससे शॉपिंग करने के लिए कहती है। क्योंकि अनमोल थका होता है इसलिए वो नीति के साथ बाहर जाने से मना कर देता है। नीति यार, फिर कभी चलेंगे। और वैसे भी शादी तो अगले महीने है ना, अभी बहुत टाइम है। मैं तुम्हें फिर कभी शॉपिंग करा दूंगा। आपका ना हमेशा का यही नाटक है। मैं जब कुछ कहती हूँ तो आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, और जब आपकी बहन माँ बाप बोलते हैं तब आपके पास बहुत टाइम रहता है उनको देने के लिए। हाँ, पैसे भी बहुत रहते हैं उनको देने के लिए, पर जब मैं पैसे मांगू तो जेब खाली है। मुझसे बहुत मत करना जब तक शॉपिंग ना करा दो। नीति अनमोल से भी नाराज़ हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार नीति ज़बरदस्ती अनमोल के साथ शॉपिंग करने जाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और पूरा परिवार तैयार होकर शादी के लिए निकलता है। पर नीति अनमोल के साथ अकेले में शादी में जाना चाहती थी, पर अनमोल अपनी गाड़ी में अपनी पूरी फैमिली के साथ जाता है। इस बात पर एक बार फिर नीति अनमोल से लड़ाई कर लेती है और पूरी पार्टी में अपने ससुराल वालों से नाराज़ अपनी माँ के साथ बैठी रहती है। क्या हुआ नीति बेटा, कुछ दिनों से तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही गर्म रहने लगा है। आज भी देख रही हूँ पार्टी में तू अपने ससुराल वालों से अलग अलग बैठी है। कुछ बात हुई है क्या बेटा? होना क्या है माँ, कभी भी एक बहू ना बेटी नहीं बन सकती। मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। मैंने अनमोल जी से कहा मेरे साथ अकेले चलो, माँ पिताजी और ममता साथ में आ जाएंगे, पर नहीं, इनके लिए तो इनकी फैमिली ही सब कुछ है। ऐसे ही मेरी सास शॉपिंग करके आ गई और मेरे लिए घटिया साड़ी लेकर आई। मैंने अनमोल जी से कहा कि मुझे भी शॉपिंग करवाने के लिए ले चलो, तो उनके पास टाइम नहीं बचा। तो क्या कर दिया है माँ मुझे ससुराल वालों ने, वो मुझे घर की बहू नहीं नौकरानी समझते हैं। अरे अरे नीति बेटा, इतनी छोटी छोटी बात पर कौन लड़ता है? ऐसे लड़ने से घर के रिश्ते ही बिगड़ते हैं। तेरी शादी को अभी समय कितना हुआ है, और तेरे ससुराल वाले गलत नहीं है, गलत तू है बेटा। कभी खुद को उनकी जगह रख कर देखना। कल को तेरी औलाद होगी और तेरी औलाद तुझे नहीं देखेगी तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी भी तो भाभी है। सोच, अगर तेरी भाभी हमारे साथ ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? ससुराल वाले भी बहू को बेटी तब मानते हैं जब बहू ससुराल को अपना मायका समझे। नीति की माँ शादी में अपनी बेटी की इन हरकतों को देखकर उसे समझाती है और अब नीति को अपनी माँ की बातें समझ में आ जाती है। जब वो पार्टी से घर जाती है और देखती है कि उसकी सास खुद घर के सारे काम कर रही है और उसकी देखभाल भी, तब नीति की आंख में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले? अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी।
अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश, ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ, सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है, कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आई है। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ, सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती, पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपके यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार, सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप? वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था।
लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजाजी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना। पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। पाखी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी होती है, जो ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को घर आकर जरूरतमंद छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। उसकी इस खूबी से बाकी लोगों के साथ सास भी बहुत खुश होती है। तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा। बस ध्यान रखना बच्चे आधे रास्ते में कहीं भटक ना जाए। भटकने से मेरा मतलब सिर्फ गलत काम करना नहीं है। कोई घर की जरूरत के लिए नौकरी करने लगे या किसी के घर वाले उसकी शादी करा दे, ये भी तो मंजिल से भटकना ही होता है ना। वाओ मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप पढ़ाई को लेकर इतनी पर्टिकुलर हो। पर फिक्र मत कीजिए, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू की बात पर मुस्कुराकर सास चली जाती है और पाखी बच्चों को पढ़ाने में बिजी हो जाती है। उसी रात पाखी और विराट साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें बहू सास की पढ़ाई को लेकर नजरिए का विराट के सामने जिक्र करती है। हाँ, मुझे सब पता है। ऐसे ही नहीं, ये नालायक लड़का इतना पढ़ लिया। वो मम्मी ही तो है जिन्होंने बचपन से खाना खाया या नहीं से ज्यादा पढ़ाई की या नहीं पूछ पूछ कर मुझे इतना पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो हमेशा मुझे पढ़ाई और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की इम्पोर्टेंस याद दिलाती रही। और आज मेरी ये सरकारी नौकरी, इतनी अच्छी पोस्ट, उसी का तो नतीजा है। वाओ, अगर मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है तो कोई जॉब क्यों नहीं करती? और अगर जॉब नहीं करती तो मेरे साथ बच्चों को ही पढ़ा ले। तुम्हें किसने बोला कि मम्मी पढ़ी हुई हैं? उन्होंने तो अपनी 12th क्लास भी पूरी नहीं की। उससे पहले ही नाना जी ने मम्मी की शादी करा दी। शायद इसलिए पढ़ाई और अपने पैरों पर खड़े होने को लेकर उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि वो खुद ये सब करना चाहती हो। पत्नी की बात सुन के विराट भी सोच में पड़ जाता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और अगले दिन बच्चों को पढ़ाते हुए पाखी उनके पास एक कुर्सी एक्स्ट्रा लगा देती है। ये एक कुर्सी ज्यादा किसके लिए लगाई है बेटा? कोई नया बच्चा आने वाला है क्या? हाँ जी, आज से मेरी एक नई बच्ची मेरे पास, यानी कि मेरी सास, दोबारा पढ़ाई शुरू करने वाली है। अरे क्या पागल जैसी बात कर रही है? भला ये भी मेरी कोई उम्र है बच्चों के बीच बैठकर पढ़ने की? तू बस ना इनके भविष्य पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं। मम्मी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इच्छा होती है, और मुझे पता है कि आपके अंदर वो इच्छा आज भी जिंदा है। अरे तू बस अपने काम और इन बच्चों पर ध्यान दे। यहाँ बस सबको बोलने से मतलब है, किसी को नहीं सोचना। अगर बात बाहर निकली तो समाज क्या सोचेगा और परिवार का कितना नाम बदनाम होगा। मम्मी, आपने पापा और इस परिवार के बारे में बहुत सोच लिया। सबकी खुशियों के लिए अपने सपने बहुत कुर्बान कर दिए। अब ये वक्त अपने पर ध्यान देने का है। और जिस समाज की आप बात कर रही हो ना, उसकी तो आदत है हर कामयाब होते इंसान पर पत्थर मारने की। बेटी को भी बहू का साथ देते देख सास गुस्से में अपना सर पकड़कर बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। ये स्टूडेंट थोड़ी जिद्दी है, पर इन्हें मैंने 12th क्लास पास नहीं कराई तो मैं भी अपनी सास की बहू नहीं। ये देखने में तो मजा ही आ जाएगा। इसी के साथ पति पत्नी मिलकर सास को पढ़ाने के मिशन पर लग जाते हैं, लेकिन सास उनकी हर कोशिश को नाकाम कर देती है। एक शाम विराट अपनी मम्मी के लिए 12th क्लास की बुक्स लेकर आता है, जिन्हें देखकर इस बार सास का गुस्सा उन दोनों पर मानो फूट ही पड़ता है। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ये बेवजह की जिद पकड़े बैठ गए हो?
मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। इसके बाद मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे घर में कोई जिक्र नहीं चाहिए। पोता पोती पकड़ने की उम्र में किताबें पकड़ूंगी तो अच्छी लगूंगी क्या? अरे परिवार का मजाक बन जाएगा। मम्मी, पोते पोती आप पढ़ने के बाद भी तो खिला सकती हो। और रही मजाक बनाने वाले लोगों की बात, तो उनके पास खुद का कोई सपना होता नहीं, इसलिए दूसरों की उड़ान रोकने की कोशिश करते रहते हैं। बस एक बार माँ, आप कोशिश तो करो। अगर अच्छा नहीं लगा तो हम दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ सोच में पड़ जाती है और ये सोचती है कि थोड़े दिन पढ़ लेती हूँ और उसके बाद पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, ये बोलकर मना कर दूंगी। ऐसी प्लानिंग बनाकर वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर तुरंत वे लोग सास का ओपन से 12th में एडमिशन करा देते हैं। मम्मी, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। अब तो आपका नाम टॉपर के लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे सीधे बच्चे, इन्हें अंदाजा भी नहीं कि माँ का प्लान क्या है। पाखी सास को पढ़ाना शुरू करती है। दिन बीतते हैं जिसमें धीरे धीरे सास भी कंफर्टेबल होने लगती है, लेकिन फिर पाखी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ट्यूशन जाने का सजेशन देती है, जिस पर बहुत गुस्सा, ड्रामा करने और पाखी के लाख बार मनाने के बाद एक बार फिर सास तैयार हो जाती है। थैंक यू मम्मी, आपको नहीं पता कि आपका 12th क्लास पढ़ना हम दोनों के लिए कितना ज़रूरी है। अब ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा सपना भी बन गया है। बहू की बात सुनकर सास अपने प्लान को लेकर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन पाखी सास के साथ उन्हें ट्यूशन छोड़ने जा रही होती है, जहाँ रास्ते में पड़ोस की कुछ औरतें बैठी मिलती हैं। अरे वाह विराट की मम्मी, तुम्हारा इस उम्र में पढ़ाई का कौन सा भूत जाग गया? बहू को बोलो कि पोता पोती दे दे और बच्चों के साथ खेलो। अरे क्या उनके बीच बैठकर अपनी खिल्ली उड़वाने चल पड़ी? आंटी जी, जब सरकार या भगवान ने सीखने की कोई उम्र नहीं रखी तो आपको क्या दिक्कत है? अरे देखो तो जरा, बहू की जुबान कैसे कैंची जैसी चल रही है। अब सास घर संभालने की जगह इन सब चीजों पर ध्यान रखेगी तो बहू के तो ये हाल होने ही है ना। देखा बहू, इसलिए बोलती थी, अरे खाली दिमाग वालों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलेंगे गू ही बोलेंगे। उदाहरण तो तुमने अभी देख लिया। वैसे बहन, मैं तो अपना सपना पूरा कर लूंगी, लेकिन क्या यहाँ बैठकर पंचायत करने के अलावा तुम लोगों का कोई दूसरा सपना भी है? सारी औरतें चुप हो जाती हैं और सास बहू चले जाते हैं। अब सास के अंदर पढ़ने की इच्छा जाग उठती है और वो अपना प्लान छोड़ मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 1 साल बीतता है और बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। मम्मी, एग्जाम के लिए जाने से पहले जल्दी से ये दही शक्कर खा लो। अरे चल पागल, ये सब बच्चों के लिए होता है। अभी आप भी हमारे लिए स्कूल में एग्जाम देने वाली बच्ची ही तो हो। बच्चों का प्यार देखकर सासू माँ खुश हो जाती है और दही शक्कर खाकर विराट के साथ घर से निकल जाती है, जो मम्मी को एग्जाम सेंटर पर छोड़ ऑफिस चला जाता है। इसी तरह समय बीतता है और एग्जाम खत्म होने के बाद देखते ही देखते रिजल्ट भी आ जाता है। मेरी टॉपर माँ, तुमने तो तहलका मचा दिया। हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं। घर वाले ये खुशी मना रहे होते हैं कि वही औरतें उनके घर आती हैं। अरे पंचायत की टोली, आज मेरे घर कैसे? बस तुम्हें सॉरी और थैंक यू बोलने आए हैं। उस दिन तुम्हारी बातों और आज तुम्हारे काम ने हमें ये सिखाया कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए अब हम भी शादी, परिवार, बच्चे और न जाने कितनी वजहों से अधूरे छूटे सपनों को पूरा करेंगे बहन जी।